वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। माय नेम इज़ संतोष कुमार। चलिए आज का टॉपिक जो है अपना एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, जो सब्जेक्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने निकाल के रखे हैं। तो आज का पहला पॉइंट क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? मान लीजिए एक बहुत बड़ा बाज़ार है, ठीक है, उसको छोटे छोटे ग्रुप में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, और कंपनी उस चीज़ की क्या करती है, मार्केटिंग करती है। चलिए देखते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या करती है? छोटे छोटे ग्रुप में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। जैसे कि ये क्लॉथ्स का शॉप है, ठीक है। ये है क्या, शूज़ का शॉप। ये क्या है, ग्रॉसरी। ये क्या है, होटल। क्या है ये, होटल। तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो मार्केट है उसको छोटे छोटे ग्रुप में क्या करना, डिवाइड करना, और कंपनी क्या करती है, इन ग्रुप के मार्केटिंग करती है, ठीक है। इन सब के क्या करती है, मार्केटिंग करती है। इन सब ग्रुप्स के मार्केटिंग क्या करती है, मार्केटिंग करती है। ओके, मार्केट सेगमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई इंपॉर्टेंट? मार्केट सेगमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सभी कस्टमर एक जैसे नहीं होते हैं। नॉट ऑल कस्टमर्स आर सेम। क्योंकि कस्टमर सभी एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं कस्टमर? मान लीजिए उनकी क्या है, एक एज है, देयर एज के हिसाब से क्या बनाए गए हैं, प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक। उनकी इनकम के हिसाब से क्या बनाए गए हैं, प्रोडक्ट बनाए गए हैं। उनके लोकेशन के हिसाब से क्या बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है। उनके नीड के हिसाब से क्या बनाया है, प्रोडक्ट। नीड मतलब जेंडर के हिसाब से क्या बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है। प्रेफरेंसेस आर डिफरेंट। कस्टमर के पसंद नापसंद के हिसाब से भी मार्केट बनाया गया है, ठीक है। तो ये था नॉट ऑल कस्टमर आर सेम। कस्टमर सेम नहीं होता है क्योंकि उनकी एज अलग होती है, इनकम अलग होती है, लोकेशन अलग होता है। नीड मतलब जेंडर, मेल फीमेल अलग होते हैं, उनके हिसाब से मार्केट बनाया गया है। प्रेफरेंसेस आर डिफरेंट मतलब उनको क्या पसंद है, कहाँ से शॉपिंग करना पसंद है, ये सब चीज़ें मार्केट के अंदर बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम इसके टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं टाइप्स में। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसके टाइप्स बताइए, तो आपको टाइप्स में यही लिखना है, देयर एज, इनकम, लोकेशन, नीड, प्रेफरेंसेस आर डिफरेंट, ठीक है। तो देयर एज, अब मार्केट में कैसे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं, जैसे आपने देखा क्लॉथ्स बनाया, शूज़ की शॉप बनाई, ठीक है, ग्रॉसरी का शॉप बनाया, होटल बनाया, ठीक है। तो ऐसे से मार्केट सेगमेंटेशन किया है, छोटे छोटे ग्रुप में कन्वर्ट किया है, ठीक। अब देयर एज की बात करें, देयर एज किड्स के लिए, यूथ के लिए और सीनियर्स के लिए क्या बनाए गए हैं, क्लॉथ्स बनाए गए हैं। अलग अलग क्लॉथ्स बनाए गए हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए छोटे कपड़े, जो थोड़े यूथ होते हैं मतलब जो मैच्योर हो जाते हैं उनके लिए अलग कपड़े, फैशनेबल कपड़े, ठीक। सीनियर्स के लिए ऐसे कपड़े जो पहन सके और कंफर्टेबल फील कर सके, ठीक है। उनके लिए अलग अलग मार्केट बनाया गया है, ठीक। इनकम के हिसाब से क्या बनाया गया है, इनकम जिसकी लो इनकम है, मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन बनाया गया है, जिनकी लो इनकम है वो क्या चलाएंगे, एंड्रॉयड,
ठीक। जिनकी अच्छी इनकम है वो क्या चलाएंगे, हाई इनकम। हाई इनकम जिसकी है वो क्या चलाते हैं, iOS, मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मतलब हाई इनकम नहीं होती, लो इनकम रहती है, और वो EMI से क्या करते हैं, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम को लेते हैं, आईफोन परचेस कर लेते हैं। लेकिन इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनके इनकम के हिसाब से अपनी ज़रूरतों को पूरी करनी चाहिए, ठीक है। जिनका लो इनकम है वो एंड्रॉयड पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जिनकी हाई इनकम है वो आईफोन ज़्यादा परचेस करते हैं, ठीक। तो ये मार्केट बनाया गया है, अलग अलग मार्केट बनाया गया है, ठीक। अब लोकेशन के हिसाब से, जैसे कि हम बात करें नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में क्या क्या आता है, जैसे कि हो गया शिमला, हो गया मनाली, हो गया जहाँ पर ठंडे देश होते हैं, ठंडी जगह होती है, वहाँ पर कैसे कपड़े बनाए गए हैं, वहाँ पर गर्म कपड़े बनाए गए हैं, गर्म कपड़े बनाए गए हैं, ठीक है। अब बात आती है नॉर्थ इंडिया की, तो पता चल गया। अब आते हैं साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया में कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं, कॉटन के कपड़े। लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग मार्केट बनाया गया है, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, क्लॉथ्स की, शॉप्स की, ग्रोसरी की, होटल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर एज के हिसाब से अलग मार्केट, इनकम के हिसाब से अलग मार्केट है, लोकेशन के हिसाब से अलग मार्केट बनाया गया है, ठीक है। अब नीड मतलब जेंडर के हिसाब से भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, उनके मार्केट भी अलग अलग बनाए गए हैं, ठीक है। नीड्स के हिसाब से, जैसे कि कोई मेल है, मेल के हिसाब से क्या बनाया गया है, मान लीजिए कोई सेविंग क्रीम है, सेविंग क्रीम मेल के लिए बनाया गया है, ठीक है। फीमेल के लिए क्या बनाया गया है, फीमेल के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट बनाया गया है, क्या बनाया गया है, स्किन केयर प्रोडक्ट बनाया गया है। तो ये एज के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, नीड मेल फीमेल के हिसाब से अलग मार्केट बनाया गया है, ठीक है। प्रेफरेंसेस आर डिफरेंट। अब ये क्या है, कस्टमर को कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करने में मज़ा नहीं आता, तो क्या क्या चुनते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग चुनते हैं, ठीक है। कई लोग को ऑफलाइन में मज़ा नहीं आता तो ऑनलाइन शॉपिंग चुनते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक। डी मार्ट हो गया, वी मार्ट हो गया, और ब्लिंकिट हो गया, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि ऑनलाइन में अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, तो वो क्या प्रेफर करते हैं, डी मार्ट और वी मार्ट प्रेफर करते हैं, कहते हैं कि हम खुद देखेंगे और खुद परचेस करके उसे पहनेंगे, ठीक है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ये उन लोगों के लिए होता है जो ऑफलाइन पर मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, कहते हैं कि हमें घर बैठे ही ये सामान चाहिए, ठीक है। तो वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। ब्लिंकिट से जिनको ग्रॉसरी चाहिए होता है वो मंगाते हैं, मार्केट में ऐसे भी है ऑफलाइन ग्रॉसरीज भी मिलती है, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर डिफरेंट क्या बनाया गया है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं, और उसके हिसाब से क्या होती है, मार्केटिंग होती है। ये क्या है, हमारा मार्केटिंग सेगमेंटेशन है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक वो डिफरेंट स्टेजेस से क्या करता है, गुजरता है, और एंड तक लेकर जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वो स्टेजेस क्या क्या हैं और कैसे वर्क करता है, ठीक। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, स्टार्ट से लेकर एंड तक वो प्रोडक्ट क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। जैसे एक ह्यूमन, मतलब जैसे एक इंसान, जस्ट लाइक ह्यूमन। इंसान कैसे स्टार्ट से लेकर एंड तक जाता है, पहले जन्म लेता है, बर्थ,
ठीक। फिर ग्रोथ, उसका क्या होता है, ग्रोथ होता है। फिर इसके बाद मैच्योरिटी आती है, क्या आती है, मैच्योरिटी आती है, ठीक। उसके बाद आता है ओल्ड एज, ओल्ड एज। उसी तरह प्रोडक्ट का भी स्टार्ट से लेकर एंड तक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। जैसे कि इंसान का होता है, पहले वो जन्म लेता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर मैच्योर होता है, फिर एक ऐसा समय आता है जब उसका एंड होने वाला होता है, जिसे हम कहते हैं ओल्ड स्टेज, ठीक। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस क्या हैं, स्टेजेस, ओके। तो इसमें पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज। ये वो पहला स्टेज होता है जब हम अपने प्रोडक्ट को इस दुनिया में लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट प्रोडक्ट, आपका जो पहला प्रोडक्ट है वो कहाँ आया, मार्केट में आया। कहाँ आया, मार्केट में, ठीक। जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो क्या होता है, हमें लोगों को बताना होता है। अगर आप प्रोडक्ट बनाकर कहीं पर बैठ जाएंगे और लोगों को पता ही नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, ठीक। तो जब जब स्टार्ट होता है आप प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जब लॉन्च करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्या करना चाहिए, इंट्रोडक्शन देना चाहिए, ठीक है। तो शुरू शुरू में क्या होता है, कंपनी को कम प्रॉफिट होता है, लो प्रॉफिट। कई लोग तो यहीं तक आने में ही हार मान जाते हैं, ठीक है, कि कहते हैं कि यार हमारा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, बिक ही नहीं रहा। वो लोग टिकते हैं मार्केट में जो एक ही प्रोडक्ट के पीछे पड़े रहते हैं और उसकी ज़बरदस्त मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो शुरू शुरू में क्या होता है, थोड़ा कम प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं हम नोकिया कंपनी, ठीक है। नोकिया का प्रोडक्ट कब आया था, नोकिया मोबाइल कब आया था, सन 1990 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। सन 1990 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। ये नया नया प्रोडक्ट था, बहुत ही कम लोगों को पता था, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था, ठीक है। तो क्या ये थोड़ा कम प्रॉफिट कर पाता था, मार्केटिंग भी करती थी, बहुत कुछ करती थी, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, टीवी के जरिए, बहुत सी चीज़ें, ठीक है। तो 1990 में क्या हुआ था, नोकिया लॉन्च हुआ था। ये क्या था, पहला स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज। दूसरा स्टेज क्या है, दूसरा स्टेज है ग्रोथ स्टेज, ठीक है। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, ग्रोथ स्टेज में जब नोकिया क्या किया, जब ये नया नया आया था दुनिया में, लोगों को पता चला तो इसकी क्या हुई, हाई डिमांड हुई। क्या हुआ, हाई डिमांड हुआ। जब हाई डिमांड होगा तो क्या होगा, हाई प्रॉफिट होगा, ठीक है, हाई प्रॉफिट होगा। और जब हाई प्रॉफिट होगा तो मार्केट कैसे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई से चलता है, ठीक है। मार्केट कैसे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई से चलता है। मार्केट ऐसे ही चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। जिस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगा उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उस वक्त नोकिया क्या हुआ था, फेमस हो गया था। क्या हो गया था, फेमस हो गया था। कब, सन 2000 में। 2000 में क्या हुआ था, नोकिया फेमस हो गया था। जब फेमस हुआ तो उसकी डिमांड क्या हो गई, हाई हो गई, और उसका प्रॉफिट क्या हो गया, हाई हो गया। और मार्केट क्या कहता है, जहाँ डिमांड वहाँ सप्लाई, मतलब जितनी ज़्यादा डिमांड होगी वहाँ पर उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, देखिए आपने ये तो देखा ही होगा कि मान लीजिए आप कोई एक कंपनी बनाते हैं, उसको देखकर और भी कई लोग क्या करते हैं, सेम कंपनी खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये था मैच्योरिटी स्टेज, जिसमें क्या आ गया, कंपटीशन आ गया। जिसमें क्या आ गया, कंपटीशन आ गया। अब इसकी सेल्स को क्या हुआ, खतरा हुआ कि अब क्या करें, मार्केट में तो और भी मोबाइल फ़ोन्स आ गए,
क्योंकि जब उसकी डिमांड थी तो बहुत ही बिकता था, बहुत ही प्रॉफिट होता था। ठीक है, अब मार्केट में और भी मोबाइल फ़ोन्स आ गए कि यार मोबाइल की तो ज़रूरत बढ़ती जा रही, कस्टमर की नीड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो कंपटीशन की वजह से क्या हो गया, उसकी सेल ग्रोथ रुकने लगी। ठीक, तो नोकिया ने क्या किया, नोकिया ने उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मतलब अपने कस्टमर को बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ करने लगी। कैसे कंप्रोमाइज़ करने लगी, हर मोबाइल पर डिस्काउंट देने लगा। हर मोबाइल पर क्या देने लगा, डिस्काउंट देने लगा। कहते हैं ना कि हर चीज़ मतलब हमेशा के लिए नहीं रहती है, स्टार्ट हुआ है तो वो उसका एंड भी होगा। ठीक, तो कंपटीशन आ गया, मतलब दुनिया में और भी कई प्रकार के मोबाइल आ गए। ठीक है, तो इसका मैच्योरिटी ग्रोथ जो है, जो स्टेज है, वो इस स्टेज से गुजरना चालू हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज, डिक्लाइन। डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, डिक्लाइन स्टेज में ये होता है कि जैसे जो प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ उसका एंड भी होना है। अब नोकिया को जब नोकिया ग्रोथ कर रही थी, उसकी हाई डिमांड थी और हाई प्रॉफिट था। कभी कभी लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिल जाता है तो क्या होने लगता है, घमंड होने लगता है। ठीक है, तो नोकिया को क्या हो गया था, ईगो आ गया था। किसे आ गया था, नोकिया को। ठीक है, नोकिया ने बोला इस वक्त कि मेरा ही मोबाइल चलेगा और दुनिया में किसी का मोबाइल नहीं चल पाएगा। दूसरी कंपनियों ने क्या बोला कि हम स्मार्टफोन लेकर आएंगे। अब नोकिया क्या बोलता है, स्मार्टफोन चल ही नहीं सकता, ज़िंदगी में कोई बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो हर चीज़ पॉसिबल है यहाँ दुनिया में, आप कुछ भी बनाकर कुछ भी बेच सकते हो, बस कस्टमर की नीड होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, नोकिया की सेल ग्रोथ कम होने लगी। अब नोकिया की सेल ग्रोथ कम होने लगी तो क्या हुआ, अदर कंपनी की सेल क्या होने लगी, बढ़ने लगी। ठीक, अदर कंपनी कैसा मोबाइल बनाती थी, स्मार्टफोन लेकर आ गई। अब ये नोकिया क्या था, अभी बटन पर ही था, बटन वाले मोबाइल पर ही था। ठीक है, तो अब यहाँ पर नोकिया क्या बोलता है कि मैं विंडोज़ फ़ोन लेकर आऊँगा। विंडोज़ फ़ोन क्या हुआ, नहीं चला। क्यों, क्योंकि विंडोज़ जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी है, तो विंडोज़ क्या है, लोगों को चलाने में प्रॉब्लम करता था, कहीं पर भी क्लिक करते थे कहीं भी जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था। तो लोगों ने नोकिया के विंडोज़ फ़ोन को क्या किया, परचेस करने से मना कर दिया कि हम लेंगे नहीं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मार्केट में नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, क्योंकि हर कोई अपग्रेड होना चाहता है। ठीक है, मार्केट में क्या आ गया, एंड्रॉयड आ गया। ठीक है, एंड्रॉयड आ गया और एंड्रॉयड क्या हो गया, फेमस हो गया। ठीक है, एंड्रॉयड फेमस हो गया तो कस्टमर की क्या हो गई, कस्टमर की नीड चेंज हो गई, क्योंकि पहले मजबूरी में चलाते थे, अब एंड्रॉयड आ गया तो अब क्या, हैप्पी होकर, मतलब खुशी से चलाएंगे। ठीक है, कस्टमर की नीड, अब कस्टमर की नीड जब बढ़ेगी तो एंड्रॉयड फ़ोन्स बढ़ेंगे। जब एंड्रॉयड फ़ोन बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई होगा। डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि मार्केट तो ऐसे ही चलता है। मार्केट कैसे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई से चलता है। ठीक है, तो ये था स्टार्ट से लेकर एंड तक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मतलब जो चीज़ बनी है उसका एंड भी होना है। जैसे कि इंसान जन्म लेता है, ग्रो करता है, ठीक है, उसमें वो मैच्योर होता है, फिर उसके बाद ओल्ड एज आता है। उसी तरह आपने देखा जैसे नोकिया कंपनी थी, वो जन्म लिया, फिर फेमस हुआ, ठीक है, फिर मैच्योर आया, उसको थोड़ा डर लगने लगा, ठीक है, कि क्योंकि मार्केट में क्या आ गए, कॉम्पिटिटर आ गए। ठीक, उसके बाद पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया। अभी मार्केट में नोकिया है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, वो भी धीरे धीरे क्या कर रही है, ग्रो करने की कोशिश कर रही है, मतलब वो एंड पीरियड ही चल रहा है। ठीक, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये था, स्टार्ट से लेकर एंड तक डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट पहुंचता है, जैसे कि आपके पास ब्रेड पहुंचता है, बिस्किट्स पहुंचते हैं, ठीक है, और भी कई प्रोडक्ट पहुंचते हैं जो पैक होकर आता है। ठीक, तो ये कई स्टेजेस से गुजर के आपके पास पहुंचा है। जैसे कि पहले वो गेहूं रहा होगा, ठीक, गेहूं से उसको किस में कन्वर्ट किया होगा, ब्रेड में, ब्रेड से फिर आपको पैकिंग के थ्रू मिला होगा। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। और इसको हैंडल कौन करता है, सप्लाई चेन मैनेजर हैंडल करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं, है ना। तो मान लीजिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या है, एक सप्लाई
सप्लाई चैन मैनेजर है। क्या है? सप्लाई चैन मैनेजर। इसको बोला जाता है कि आपको मिल्क सप्लाई करना है, ठीक, मिल्क क्या करना है? सप्लाई करना है, ठीक। कौन सी कंपनी का? ये जो जिसमें सप्लाई चेन मैनेजर है, मान लीजिए वो अमूल कंपनी का है, ठीक, अमूल कंपनी का है। तो सबसे पहले क्या करेगा सप्लाई चेन मैनेजर? वो खुद नहीं जाएगा, मतलब लोगों को भेजेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा? पहले रॉ मटेरियल क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। रॉ मटेरियल के बाद क्या होगा? मेकिंग द प्रोडक्ट। उसके बाद क्या करेगा? पहले रॉ मटेरियल, फिर मेकिंग द प्रोडक्ट, फिर इसके बाद पैकिंग इट। उसके बाद क्या करेगा? पैकिंग इट। फिर फोर्थ स्टेज में क्या आएगा? ट्रांसपोर्टिंग, ओके। उसके बाद सेलिंग इट, ठीक। तो सप्लाई चेन मैनेजर का काम क्या होता है? ये जो डिफरेंट स्टेप हैं, रॉ मटेरियल, मेकिंग द प्रोडक्ट, पैकेजिंग इट, ट्रांसपोर्टिंग, सेलिंग इट, ठीक है। तो इसकी जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, इसको कौन देखता है? पूरी चैन को कौन संभालता है? सप्लाई चैन मैनेजर संभालता है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि कैसे कैसे करके संभालता है, ठीक। रॉ मटेरियल कहाँ से लाएगा? गांव में जाकर फार्मर से क्या करेगा? रॉ मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। सप्लाई चैन मैनेजर नहीं जाता है, वो किसी को भेजता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा? मिल्क परचेस होगा, ठीक है। जब मिल्क परचेस होगा तो उसको जब वो फैक्ट्री में आएगा रॉ मटेरियल, तो उसका डेटा इकट्ठा करेगा सप्लाई चैन मैनेजर कि हाँ अपने पास रॉ मटेरियल आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेकिंग द प्रोडक्ट। मेकिंग द प्रोडक्ट में क्या होगा? जो फैक्ट्री होगी वहाँ पर रॉ मटेरियल भेजेगा। क्या करने के लिए? प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए। जो आपके पास ब्रेड पहुँचता है, बिस्किट्स पहुँचती है, ठीक है, वो फैक्ट्री के थ्रू प्रोसेस होकर ही पहुँचता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? पैकिंग इट। जो आपका प्रोडक्ट होगा उसको क्या किया जाएगा? पैक किया जाएगा, ठीक है, पैकिंग इट। और इसमें कंपनी का क्या लगा होगा? लोगो लगा होगा कि हाँ भाई हमने फार्मर से ख़रीदा है, अब उसको प्रोसेस करके उसको थोड़ा क्वालिटी में और अच्छा बनाकर क्या किया जाएगा? उसको पैक किया जाएगा कि इस कंपनी का क्या है? मिल्क है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? पैक करेंगे। पैक करने के बाद पैक कैसे करेंगे? जैसे कि पैकिंग होता है 500 ml का, ठीक है, 500 ml, 1 लीटर, ठीक, 1 लीटर। तो अमूल की आधे लीटर में भी आता है, 1 लीटर में भी आता है। तो पैकिंग होगी, ठीक है, क्योंकि कस्टमर कई तरह के होते हैं, किसी को 1 लीटर चाहिए होगा, किसी को आधा लीटर चाहिए होगा, ऐसे करके पैकिंग होती है। तो इसका जो नंबर जनरेट होता है उसको कौन संभालता है? सप्लाई चेन मैनेजर संभालता है। ये स्टेप को हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा? हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया? पैक हो गया 500 ml में, 1 लीटर में। अब उसे क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट किसे करेगा? जो डीलर्स होंगे, जो क्या होंगे? डीलर्स होंगे। कहाँ? डिफरेंट सिटीज़ में। तो उनके पास क्या जाएगा? ये 500 ml और 1 लीटर का पैकेट जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा? सेलिंग इट। क्या होगा? सेलिंग इट मतलब जो आपके मिल्क पार्लर होंगे, अमूल मिल्क पार्लर आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा? कस्टमर आएगा और प्रोडक्ट को क्या करेगा? बाय करेगा। प्रोडक्ट को क्या करेगा? बाय करेगा। मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना भी प्रोसेस हुआ है उसको कौन संभालता है? सप्लाई चेन मैनेजर संभालता है। और इन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल से आपके घर तक कैसे पहुंचा? पैक होकर पहुंचा, ठीक है। तो ये रहा अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट बनाना, कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट बनाना और बेचना जो इन्वायरमेंट के लिए क्या हो, सुरक्षित हो, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग कैसा होना चाहिए उसका प्रोडक्ट? एक तो इको फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। मतलब ग्रीन मार्केटिंग में हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो अपने इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। वो इको फ्रेंडली होना चाहिए और पॉल्यूशन को कंट्रोल भी, मतलब कम करना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट ग्रीन मार्केटिंग होते हैं, ठीक है। अब आज का जो कस्टमर है वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट दीजिए जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। क्योंकि कस्टमर केयर अबाउट द नेचर, कस्टमर केयर अबाउट द नेचर। क्योंकि आज का इंसान क्या हो चुका है? जागरूक हो चुका है। ऐसे कई लोग हैं जो इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचते, कहीं से भी कचरा फेंक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी इस दुनिया में और भी कैसे ऐसे लोग हैं जो क्या नेचर के बारे में क्या अच्छा सोचते हैं, ठीक है, कि ऐसे प्रोडक्ट हम यूज़ करें जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाए, ठीक। अब ये कस्टमर क्या कहता है? कहता है कि भाई साहब हमको डोंट हार्म द अर्थ, मतलब कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो हमारी धरती को भी नुकसान ना करे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो और क्या कहता है? डोंट हार्म द अर्थ, मतलब ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाए और हमारी धरती को भी सेफ रखे, ठीक है। तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ कंपनियां हैं जो हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। तो आइए देखते हैं कस्टमर को क्या चाहिए। नेचुरल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, ठीक है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? हर्बल आ जाएगा। हर्बल कौन बनाता है? पतंजलि और बायोटेक। बायोटेक कंपनियां क्या करती हैं? नेचुरल, इको फ्रेंडली और हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है जो नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक। दूसरी चीज़ कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को चाहिए इको फ्रेंडली पैकेजिंग, इको फ्रेंडली पैकेजिंग। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? किस पैकेजिंग में होना चाहिए? पेपर बैग इंस्टेड प्लास्टिक्स, मतलब प्लास्टिक को छोड़कर पेपर बैग का पैकेजिंग होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा? इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्लास्टिक जो होता है वो इन्वायरमेंट को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, ठीक। और जब पेपर बैग का यूज़ होगा तो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये पेपर बैग क्या होता है? जब मिट्टी में जाता है तो पानी के संपर्क में आता है तो क्या होता है? वो घुल जाता है। मिट्टी के संपर्क में आने से क्या हो जाता है? घुल जाता है, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। ग्रीन मार्केटिंग का यही काम होता है। ये दोनों कंपनियां क्या करती हैं? ऐसे ही प्रोडक्ट बनाती है जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तीसरा क्या है? सोलर एनर्जी प्रोडक्ट। सोलर एनर्जी प्रोडक्ट में हमें क्या यूज़ करना चाहिए?
देखिए सोलर लैंप, सोलर वाटर हीटर, ये सब यूज़ करना चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए। इससे क्या है, इन्वायरमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये था अपना ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग क्या कहता है, इको फ्रेंडली होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि कस्टमर अबाउट द नेचर। आजकल के कस्टमर क्या हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो नेचर को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अपना बॉडी भी तो ऐसा ही होता है, हमें अंदर ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए जो हमारे बॉडी को नुकसान ना करे। लेकिन लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड ऐसे खाते हैं जैसे कि वो खाना हो। ठीक है, खाना तो है लेकिन वो क्या है, ब्रेकफास्ट फास्ट फूड है। जब पेट में खलबली मची हो तो आज आप खा सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अपना नेचर भी है। ठीक है, इसको अगर आप प्लास्टिक खिलाओगे, इसको क्या करोगे आप, प्लास्टिक खिलाओगे तो क्या होगा, हमारी ज़मीन खराब होगी। इसको क्या खिलाना है, नेचर को नेचुरल एंड इको फ्रेंडली और हर्बल प्रोडक्ट्स, मतलब पेपर बैग्स जैसे हर्बल चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारे नेचर को क्या हो, नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये था ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग जो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो अपने इन्वायरमेंट को नुकसान ना करे। ठीक है, तो ये था अपना ग्रीन मार्केटिंग। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सर्विस मार्केटिंग मिक्स। सर्विस मार्केटिंग मिक्स को 7 Ps भी कहा जाता है। ठीक है, सर्विस मार्केटिंग 7 Ps क्यों कहा जाता है, क्योंकि 7 Ps में ऐसे वो ग्रुप आते हैं जिससे हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, उस चीज़ से हेल्प लेकर कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, सर्विस मार्केटिंग एक ऐसा ग्रुप है जिसकी मदद से हम सर्विस को बेहतरीन तरीके से कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ओके, तो चलिए इसके 7 Ps समझते हैं। 7 Ps कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पीस है प्रोडक्ट। मान लीजिए आप एक हॉस्पिटल चलाते हैं। क्या चलाते हैं आप, हॉस्पिटल चलाते हैं। तो हॉस्पिटल में आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक, आपका प्रोडक्ट होगा कंसल्टेशन, सर्जरी, ओके, ट्रीटमेंट के साथ चेकअप। ये क्या है, एक प्रोडक्ट है। मान लीजिए आप एक हॉस्पिटल चलाते हैं, उसमें प्रोडक्ट क्या है आपका, कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, सर्जरी और चेकअप। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कंसल्ट करने के लिए जाएंगे, ये सर्विस देते हैं। किनको देते हैं, कस्टमर को सर्विस देते हैं। तो ये कंसल्टेशन, सर्जरी, ट्रीटमेंट, चेकअप, ये क्या है, उस हॉस्पिटल का प्रोडक्ट है। ओके, जब उस हॉस्पिटल का प्रोडक्ट है तो अपना अगला पी क्या होगा, अगला पीस क्या है, प्राइस। अगला पी क्या है हमारा, प्राइस। जब भी आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर प्राइस तो पे करना पड़ेगा। जब भी आप कंसल्ट करेंगे तो 500 आपको फीस देनी ही पड़ेगी। ओके, जब भी आप कोई भी कंपनी चलाएंगे तो उसकी फ़ीस पे करनी ही पड़ेगी, उस प्रोडक्ट का प्राइस आपको पे करना ही पड़ेगा। सर्जरी की फ़ीस मान लीजिए 50,000 रुपये है, ठीक है, सर्जरी की फ़ीस 50,000 रुपये। ट्रीटमेंट सर्जरी वही है सब एक साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपको मान लीजिए ब्लड टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट में कितनी फ़ीस लगती है, 2000 रुपीज़। ओके, ये क्या है, प्रोडक्ट के प्राइस हैं। ओके, ये पीस में आता है। ओके, दूसरी चीज़ आपको बेड चार्ज देना पड़ता है, ₹3000। आप प्रोडक्ट के बगैर कंपनी नहीं चला सकते, प्राइस के बगैर आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। ऐसी कुछ कंपनियां होती हैं जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो फ्री में प्रोवाइड कराती हैं, 10 रुपये चार्ज लेती हैं और कहती हैं कि हम आपका ट्रीटमेंट फ्री करेंगे। लेकिन ये क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट आप क्या दे रहे हैं कस्टमर को, और कस्टमर को दे रहे हैं तो कितना प्राइस आपने सेट करके रखा है, ठीक है। बिना प्रोडक्ट बिना प्राइस के आप मार्केट में
कंपनी चला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको सैलरी भी देनी होगी तो आप कहाँ से निकालेंगे? सर्विस दे रहे हैं तो कस्टमर आपको पैसा देगा, तो वहीं से आप निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट पीस क्या है अपना? प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, फिर प्लेस। प्लेस मीन्स जो आपका हॉस्पिटल है वो कहाँ पर होना चाहिए? सेंटर ऑफ सिटी के अंदर होना चाहिए, ठीक। 24/7 एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। ओके, जब हॉस्पिटल शहर के बीचों बीच होगा तो क्या है, लोग वहाँ पर आसानी से पहुँच सकेंगे, ठीक है। 24/7 एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, प्लस ऑफलाइन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा होनी चाहिए। जैसे किसी कस्टमर को इमरजेंसी है कि हमको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाए तो हम हॉस्पिटल क्या है जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सुविधा होनी चाहिए। प्लेस मतलब जो हॉस्पिटल है सिटी के बीचों बीच होना चाहिए ताकि लोग आसानी से पहुंच सके। 24/7 एम्बुलेंस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऑफलाइन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी कस्टमर आपकी तरफ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, दूसरी चीज़ प्रमोशन। दूसरी चीज़ क्या है? प्रमोशन। जब आप एक कंपनी चलाते हैं, ठीक, मान लीजिए आप हॉस्पिटल चला रहे हैं तो आपको अपने हॉस्पिटल के प्रमोशन की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे प्रमोट करेंगे आप? न्यूज़पेपर में ऐड देकर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, ठीक है। फ्री कैंप लगाएंगे आप, इवेंट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ देंगे आप? न्यूज़पेपर में देंगे, टीवी में, ओके। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब में आप क्या करेंगे? अपने हॉस्पिटल का प्रमोशन करेंगे, ओके। फ्री कैंप लगाएंगे ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपके हॉस्पिटल में विजिट करें, ओके। नेक्स्ट अपना पी है, कौन सा पी है नेक्स्ट? पीपल। आपने देखा कि हॉस्पिटल में कंसल्टेशन, सर्जरी, ट्रीटमेंट, चेकअप, ये सब कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। डॉक्टर क्या है? इंसान है, ओके। प्राइस, आप जो भी ट्रीटमेंट करवाते हैं उसकी फीस जो बिलिंग करेगा, ठीक है, तो उसको कौन करेगा? एक इंसान करेगा, ओके। सेंटर ऑफ द सिटी, इसका पूरा मैनेजमेंट कौन करेगा? एक इंसान करेगा। 24/7 एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी, जब भी कोई कस्टमर कॉल करेगा तो कौन देखेगा उसे? वो भी एक इंसान देखेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी अपॉइंटमेंट बुकिंग होगा उसको कौन देखेगा? इंसान देखेगा, ऑब्वियसली बात है। तो अब यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो एक हॉस्पिटल, कोई भी कंपनी चला सके। जैसे कि हॉस्पिटल की बात करें तो डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक, नर्स का होना ज़रूरी है, ओके, अदर स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप एक हॉस्पिटल नहीं चला पाएंगे। जब भी आप मार्केटिंग करते हैं किसी भी कंपनी का, अपने प्रमोशन का, ओके, तो ये सब चीज़ें ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पी कौन सा है अपना? प्रोसेस। नेक्स्ट पी है अपना प्रोसेस मतलब अपना जो प्रोसेस है स्टार्ट से लेकर एंड तक वो इतना स्पीड से होना चाहिए और इतनी इजी तरीके से होना चाहिए ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। स्टार्ट से लेकर एंड तक इतना इजी होना चाहिए और स्पीड से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट होना चाहिए। कंसल्टेशन से लेकर उसकी फीस की बिलिंग से लेकर डिस्चार्ज तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक उसकी जो स्पीड है, और क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए। इसका क्या? मैनेजमेंट इजी होना चाहिए। मैनेजमेंट इजी होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर कि लास्ट पीस की। लास्ट पीस क्या है इसमें? फिजिकल एविडेंस। अब कस्टमर को आप क्या दिखा रहे हैं कि भाई हमारा एक हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर बैठते हैं कंसल्टेशन के लिए, सर्जरी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए, और वहाँ पर फीस लगती है, ठीक है, इतनी सारी फीस लगती है। और हॉस्पिटल में आप क्या सुविधा दे रहे हैं? हॉस्पिटल क्या है? शहर के बीचों बीच है। 24/7 आप एम्बुलेंस की सुविधा दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। कस्टमर को कैसे यकीन होगा? कस्टमर को ऐसे यकीन होगा कि हॉस्पिटल क्या होना चाहिए? सबसे पहले
फिजिकल एविडेंस मतलब क्या सबूत है, फिजिकल एविडेंस क्या सबूत है। आपको कस्टमर को दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, क्लीन हॉस्पिटल, क्लीन हॉस्पिटल, स्टाफ यूनिफॉर्म, स्टाफ का यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक, मान लीजिए आप हॉस्पिटल चला रहे हो, हॉस्पिटल में तो स्टाफ का यूनिफॉर्म होगा, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ काम करता है। नर्सेस की जो ड्रेस है वो ये है, और स्टाफ की जो ड्रेस है वो अलग है, डॉक्टर की ड्रेस क्या है वो अलग है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेटिंग रूम भी होना चाहिए, वेटिंग रूम। ओके, वेटिंग रूम के साथ साथ और क्या होना चाहिए, डिजिटल डिस्प्ले होना चाहिए। तभी आप कस्टमर को क्या दिला पाएंगे, यकीन दिला पाएंगे। आप एक हॉस्पिटल चलाते हैं तो आपको प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, 7 P's को ध्यान में रखना और इससे कंपनी को चलाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्विस मार्केटिंग मिक्स, इसी को हम 7 P's कहते हैं। ये था अपना सर्विस मार्केटिंग मिक्स का 7 P's।